everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel, that is Biology on Your Fingertips. So in this session we will discuss a very important topic, that is various parts of the brain, and in the previous video we have discussed the division of nervous system as well as the division of brain. तो ब्रेन के डिविजन्स में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो पे अवेलेबल है। आप एक बार चैनल को स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज फोर ब्रेन, एंड यस इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फोर ब्रेन फर्स्ट। ओके, तो ब्रेन हैज थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। Brain has three important components, okay, in the form of forebrain, midbrain, hindbrain। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इंट्रोडक्शन हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज इन तीनों कंपोनेंट्स को बहुत डिटेल में मैं कवर करने वाला हूँ, ताकि ब्रेन का जो टॉपिक है ना वो अब आपके दिमाग से निकले ही ना। क्लियर? तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को समझने से पहले इनकी एनाटॉमी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में पहले हम लोग फोर ब्रेन को डिस्कस करेंगे, एंड फोर ब्रेन में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। फोर ब्रेन में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं वो हैं सेरिब्रम, ओके, एंड द सेकेंड वन इज डाइंसेफेलॉन। The first one is cerebrum, the largest part of the brain, and the second one is diencephalon। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों कंपोनेंट्स की एनाटॉमी को समझेंगे। Cerebrum, the largest portion of the brain, and diencephalon, it's a part of cerebrum, it's a part of forebrain mainly। ओके, तो देखिए सेरिब्रम जो आप देख रहे हैं ना, यहां से ये आपका इंटीरियर साइड है, ओके, और ये जो कवरिंग्स आप देख रहे हैं ये बोनी कवरिंग है, क्रेनियम, और क्रेनियम के बाद जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, आउटर से स्टार्ट करते हुए चलना है, पहले क्रेनियम, फिर जो रेड लाइन है ये आपकी मेनिंजेस है, आउटर मोस्ट कवरिंग ड्यूरा मैटर, फिर जो ब्लू मार्कर से मैंने मार्क किया ये आपकी मिडिल लेयर, दैट इज अरेक्नॉइड, एंड इनर मोस्ट लेयर इज पाया मैटर। ठीक है, तो मेनिंजेस के बाद ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं ना एंटीरियर व्यू से, ये जो पूरा कन्वोल्यूटेड एरिया आप जो देख रहे हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज सेरिब्रम। तो सेरिब्रम लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन है, ओके, इट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। और सेरिब्रम को एनाटॉमी के बेसिस पे देखें, ठीक है, ये मैं लेबलिंग भी कर रहा हूं, ये पूरा जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन आपका सेरिब्रम है। ओके, तो दिस इज सेरिब्रम। तो एनाटॉमी के बेसिस पे देखें तो ये लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन है। और अगर किसी पर्सन के सेरिब्रम को फ्रंट से देखें, मान लीजिए किसी का हेड है ये, है ना, यहाँ पे आईज हैं और यहाँ पे ये नोज है, ओके, तो चलिए ऐसे मान लेते हैं। तो पूरा जो सेरिब्रम है ना ये टू हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, टू हाफ में डिवाइडेड है। तो जो सेरिब्रम टू हाफ में डिवाइडेड है वो डिवीजन करता है एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ठीक है, तो जो हाफ पोर्शन है इस हाफ पोर्शन को बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर? तो इट मींस कि सेरिब्रम के पास दो हेमिस्फीयर है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर बन गया। समझ में आया? तो इट्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन एंड इट डिवाइड्स इनटू टू, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनटू टू हाफ, ओके, बाय डीप लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, एंड दैट ग्रूव इज क्लियर, दैट ग्रूव डिवाइड्स द सेरिब्रम बाय into two half by deep longitudinal groove। ठीक है, and each half is known as cerebral hemisphere। ठीक है, तो जो हाफ पोर्शन है दैट इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर। चलिए, हेमिस्फीयर का मतलब क्लियर। अब हेमिस्फीयर की एनाटॉमी हम समझेंगे। अगर हेमिस्फीयर को इंटरनली हम देखें, इस हेमिस्फीयर को एक सेक्शन को अगर हम इंटरनली देखें तो हेमिस्फीयर जो है वो इंटरनली बिल्कुल होलो है, एम्प्टी है। तो ईच हेमिस्फीयर इज
होलो इंटरनली, ठीक है, अंदर से बिल्कुल ये खोखला है, तो इट्स अ होलो स्ट्रक्चर, ठीक है, होलो इंटरनली एंड ऑन द आउटर सरफेस। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, इंटरनल पोर्शन इज एम्प्टी, इंटरनल पोर्शन इज एम्प्टी, इंटरनल पोर्शन इज होलो, ठीक है। अब मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं क्योंकि ये पोर्शन आप समझ चुके हैं कि हेमिस्फीयर है क्या, ओके। और अब हम लोगों को इसके अदर कंपोनेंट्स को समझना है। तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी हाफ सेरिब्रम, ठीक है, बाय डीप लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो अब इसके हम सरफेस को देखें तो क्रेनियम के बाद जो सेरिब्रम का आउटर पोर्शन है दैट इज कॉर्टेक्स, ओके, और जो सेरिब्रम का इनर पोर्शन है दैट इज मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स इसका आउटर पोर्शन है, इनर पोर्शन है मेड्यूला, और इस सेरिब्रम के आउटर एंड इनर पोर्शन की भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आउटर पोर्शन इज कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन इज मेड्यूला। चलिए ये चीज तो क्लियर हो गई। अब ये जो कॉर्टेक्स है इट इज ग्रेइश इन कलर और ग्रे इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइटोन, ठीक है। साइटोन मीन्स द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, तो दैट साइटोन इज विदाउट माइलिन, तो इट गिव्स ग्रे कलर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? न्यूरॉन का साइटोन पोर्शन यहां पे है। न्यूरॉन के साइटोन को समझने के लिए भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको साइटोन और एक्सॉन का डिफरेंस भी देखना है तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ग्रे मैटर इज ग्रे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइटोन एंड इट गिव्स ग्रे कलर। तो कॉर्टेक्स तो ग्रे है कलर में, ठीक है, और जो मेड्यूला है इट इज व्हाइटिश इन कलर। तो मेड्यूला इज व्हाइटिश बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन विद माइलिन, क्योंकि सारे एक्सॉन माइलिनेटेड नहीं होते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन विद माइलिन शीट। ये भी क्लियर ना? तो कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रम। चलिए ये चीज तो क्लियर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला पोर्शन आपको क्लियर है। अब है इसके बाकी कंपोनेंट्स। अब आप कॉर्टेक्स को बहुत डिटेल में समझिएगा। कॉर्टेक्स को जो कि आउटर पोर्शन है इसका ग्रेइश इन कलर है, ओके, आउटर पार्ट ग्रे इन कलर। तो इस आउटर पार्ट को ग्रे मैटर से डिस्क्राइब किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रे मैटर। क्लियर? It means the entire cerebral cortex looks gray in color and it is known as gray matter. And why it is gray? Because of cytone of neuron. Clear ना? तो इस gray matter को आप इस ट्राइग्राम के थ्रू देखें तो it is highly convoluted, ठीक है, highly convoluted है, यानी इसके सरफेस को अगर हम देखें तो ग्रे मैटर इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इस तरह से कन्वोल्यूशन से, है ना। तो जो रिजेस बन रही हैं, जो एजेस बन रही हैं, दीज आर टर्म्ड एज गायरी, और ये जो डिप्रेशंस बन रहे हैं दीज आर टर्म्ड एज सल्काई। ओके, तो गायरी मतलब हो गया इसका एज और सल्काई हो गया इसका डिप्रेशन। तो गायरी एंड सल्काई आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। तो ग्रे मैटर या कॉर्टेक्स के दो कंपोनेंट है, ग्रे गायरी। आप ऐसे याद रखिए, आउटर ग्रे है तो आउटर साइड पे गायरी, और जो डिप्रेशन हैं दीज आर सल्काई, ठीक है। अब इन सल्काई में एक फ्लूइड फिल्ड होता है, दैट फ्लूइड इज, ये पूरा फ्लूइड से भरा रहता है, ओके, एंड दैट फ्लूइड इज सीएसएफ, ठीक है। ब्रेन में सीएसएफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द जनरेशन ऑफ इंपल्स एज वेल एज इन द कंडक्शन ऑफ इंपल्स। क्लियर ना? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का आउटर पोर्शन ग्रे इन कलर है बिकॉज ऑफ साइटोन, टर्म दिया गया ग्रे मैटर, हाईली कन्वोल्यूटेड है, तो इस कन्वोल्यूटेड सरफेस की वजह से
एजिस को गायरी और डिप्रेशंस को सल्काई बोला गया और इन डिप्रेशंस में सीएसएफ भरा होता है। इतना पोर्शन आपको क्लियर है सेरिब्रम का। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि कॉर्टेक्स के पास थ्री इंपॉर्टेंट एरियाज हैं कॉर्टेक्स के पास, ठीक है, सब कुछ बाहर है। तो कॉर्टेक्स के पास जो 3 इंपॉर्टेंट एरिया है उसमें एक है सेंसरी एरिया, ठीक है, एक है मोटर एरिया और एक है एसोसिएटेड एरिया, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट इसके कॉर्टेक्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो सेंसरी का जो फंक्शन है वो है कैरीज द इंपल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। जितने भी इंपल्सेस सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जाएंगी वो जाएंगी थ्रू द सेंसरी नर्व और द सेंसरी सेंटर ऑफ द कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये जो सेंटर है सेंसरी मोटर एसोसिएटेड, तो सेंसरी कैरीज इंपल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, ओके। तो ये सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जाएगी, सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। अगर बात हम मोटर की करें तो जस्ट उल्टा होगा ये, ओके। मोटर में इट कैरीज इंपल्स फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर, ओके। जो भी इफेक्टर होगा आपका, तो ब्रेन से इफेक्टर तक जो एक्शन प्लान ब्रेन करके इफेक्टर तक इंपल्स भेजेगा वो मोटर के थ्रू जाएगी, ठीक है। सेंसरी एंड मोटर तो क्लियर। और एसोसिएटेड एरिया सेंसरी एंड मोटर को कनेक्ट करता है, ओके। तो इट कनेक्ट्स सेंसरी विद मोटर एरिया, इट कनेक्ट सेंसरी विद मोटर एरिया। ये सेंसरी एंड मोटर एरिया को कनेक्ट करता है, क्लियर। तभी तो इंफॉर्मेशन सेंसरी से आने के बाद मोटर तक पहुंचती है। मोटर तक जो इंफॉर्मेशन आती है दैट इज टर्न बाय एसोसिएटेड न्यूरॉन्स और एसोसिएटेड नर्व फाइबर, और ये तीनों चीजें आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे मिलती हैं, क्लियर ना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेरिब्रम 2 हाफ में डिवाइडेड है, 2 हेमिस्फीयर है सेरिब्रम के, क्लियर। तो जहां पे हेमिस्फीयर लोकेटेड है, यानी अगर आप एक हेमिस्फीयर को निकाल दी तो वहां आपको कैविटी ऑफ ब्रेन दिखती है। आप हेमिस्फीयर को निकालेंगे तो यहां पे अंडरस्टूड है कि आपको कैविटी दिखेगी, एंड दैट कैविटी ऑफ सेरिब्रम इज नोन एज वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ओके। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है दैट कैविटी ऑफ द सेरिब्रम, इनफैक्ट सारी कैविटीज जहां से भी आप पार्ट को रिमूव करें तो उसे वेंट्रिकल्स ही बोला जाता है। तो कैविटीज ऑफ ब्रेन हम लोग यहां पे मेंशन कर ले रादर देन द सेरिब्रम, इट इज टर्म्ड एज वेंट्रिकल्स। चलिए, कैविटीज भी क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है ना कितना कुछ है सेरिब्रम में। आउटर ग्रे, इनर व्हाइटिश, बीच में हॉलो। ग्रे के पास गायरी एंड सल्काई, सल्काई में सीएसएफ, एंड इसके बाद कॉर्टेक्स जो आउटर पोर्शन है उसके पास 3 इंपॉर्टेंट एरिया सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएटेड। एक इंपल्स को रिसीव कर रहा है, एक इंपल्स सेंड कर रहा है, एक दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अब इन 2 हेमिस्फीयर को कनेक्ट कौन करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन 2 हेमिस्फीयर को कनेक्ट करेगा, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये बैंड ऑफ नर्व फाइबर है और इसे ही बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना आपको एनाटॉमी समझ में आएगा ना उतना आपके लिए टॉपिक इजी है। तो दिस इज कॉर्पस कैलोसम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। सेरिब्रम तो आप देख ही रहे हैं, पूरा पार्ट ही सेरिब्रम है। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी कि 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ सेरिब्रम, 2 हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम, ओके, 2 हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम are connected by corpus callosum. तो corpus callosum basically a band of nerve, तो connected by corpus callosum। चलिए, corpus callosum का लोकेशन भी क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो सेरिब्रम का ही पार्ट है वो है आपका सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड। तो इस एनाटॉमी के बाद हम लोग सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को भी डिस्कस करेंगे,
ओके, गायरी भी इंपॉर्टेंट है, सल्काई भी इंपॉर्टेंट है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड क्या है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एनाटॉमी के बेसिस पे इजीली समझ में आएंगी। तो सेरिब्रम के पास सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड भी है। ओके, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, ये आपके ब्रेन का वो पोर्शन है, वो एरिया है, सेरिब्रम का वो पार्ट जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करता है। ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ हिप्नोटाइज, ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ स्लीप, when you recall your past experiences, this is mainly done by subconscious or unconscious mind and it is also a part of cerebrum. समझ में आ रहा है आपको? तो ये बेसिकली रिकॉल करता है द पास्ट एक्सपीरियंसेस। ओके, रिकॉल द पास्ट एक्सपीरियंसेस थ्रू द hypnotized condition or in the sleep condition. Clear? Through hypnotize and sleep condition. Clear? तो ये है पूरा पार्ट सेरिब्रम का। अब एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सेरिब्रम का, सेरिब्रम को सीट ऑफ इंटेलिजेंस मानते हैं। ठीक है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस, इसका मतलब पूरी मेमोरी हमारे सेरिब्रम के पास है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है सेरिब्रम के लिए कि आपके सारे वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, यानी जितने एक्शंस आपके विल के ऊपर बेस्ड हैं वो आपके सेरिब्रम्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। सारे वॉलंटरी एक्शन सेरिब्रम कंट्रोल करता है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस सेरिब्रम है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जितने भी आपके विल पावर, ओके, इमोशनल एक्सप्रेशन, क्रिएटिव आइडियाज, इमोशनल एक्सप्रेशन, क्रिएटिव आइडियाज, ओके, ये सब कुछ आपके सेरिब्रम के फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्लियर? एंड वन मोर इंपॉर्टेंट लाइन कि मोर द नंबर ऑफ न्यूरॉन इन द सेरिब्रम मोर द पर्सन इज इंटेलिजेंट। जितना ज्यादा न्यूरॉन उतना ज्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि जितना ज्यादा कन्वोल्यूशंस है वो कन्वोल्यूशंस है बिकॉज ऑफ द मोर एंड मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन। तो एक सिंपल सी लाइन है कि मोर द कन्वोल्यूशंस, जितना ज्यादा कन्वोल्यूशंस होगा, मोर द नंबर ऑफ न्यूरॉन, उतना ज्यादा न्यूरॉन का नंबर होगा, और जितना न्यूरॉन्स ज्यादा, मोर द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इज इक्वल टू मोर इंटेलिजेंट। तो जिसके पास न्यूरॉन ज्यादा वो ज्यादा इंटेलिजेंट, और न्यूरॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो वो कन्वोल्यूटेड होंगे ताकि सरफेस एरिया बढ़े। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है रिलेटेड टू सेरिब्रम। तो ये सारा पोर्शन सेरिब्रम का हो गया, फोरब्रेन के फर्स्ट कंपोनेंट का। अब हम लोग डाइंसेफेलॉन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बिना भी आपका फोरब्रेन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को, दैट इज डाइंसेफेलॉन। ठीक है, तो कॉर्पस कैलोसम के नीचे आपको ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, ये पोर्शन है आपका थैलेमस। ठीक है, ये हो गया आपका थैलेमस, और थैलेमस के नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्रोजेक्शन आ रहा है, ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, और ये जो लोब आप देख रहे हैं, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी बॉडी। चलिए, तो बेसिकली हमें कवर करना है इसमें थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए एनाटॉमी के बेसिस पे क्लियर कि थैलेमस कहां लोकेटेड है, हाइपोथैलेमस कहां लोकेटेड है, पिट्यूटरी कहां लोकेटेड है। तो डाइंसेफेलॉन के टू मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक है आपका थैलेमस, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि थैलेमस मास ऑफ न्यूरॉन्स कहलाता है
और ये लोकेटेड है जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम। तो मास ऑफ न्यूरॉन लोकेटेड जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे। चलिए, ये तो कोई इशू नहीं है, आराम से समझ में आ गया आप लोगों को। नंबर 2, थैलेमस के पास नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं। ओके, क्योंकि थैलेमस का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं मेंशन करने जा रहा हूं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थैलेमस ब्रेन का गेट कीपर होता है, गेट कीपर और रिले सेंटर। ठीक है, इसका मतलब ये कि ब्रेन तक कोई भी इंपल्स, क्योंकि कई बार होता है कि इंपल्स बहुत हाइपर एक्टिव हो जाती है या बहुत डाउन हो जाती है, तो इंपल्स के अमाउंट को, इंपल्स की स्पीड को रेगुलेट करने के लिए थैलेमस का होना जरूरी है। थैलेमस के थ्रू ही इंपल्सेस ब्रेन तक जाती हैं, इसीलिए थैलेमस को गेट कीपर माना गया है। थैलेमस इंपल्स को रेगुलेट करती है, आपके ओवर एक्साइटेशन कंडीशन को रेगुलेट करती है, या कई बार आप बहुत सैड हो जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, उस स्ट्रेस की कंडीशन में भी इंपल्स को रेगुलेट करने का काम थैलेमस करती है, इसीलिए थैलेमस को गेट कीपर और रिले सेंटर बोला जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि थैलेमस के पास कुछ रिसेप्टर्स भी हैं। रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर्स ऑफ थैलेमस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो रिसेप्टर्स ऑफ थैलेमस में एक रिसेप्टर है फॉर पेन, कोई भी पेन है आपका इंटरनल या एक्सटर्नल, वो थैलेमस ही डिटेक्ट करता है। पेन, प्रेशर, थर्स्ट, ओके, थर्स्ट, हंगर एंड टच, ये सारी चीजें, और भी बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं इसके पास, बट ये मेजर रिसेप्टर्स हैं जो थैलेमस डिटेक्ट करता है। क्लियर हुआ? ये इजी था थैलेमस आप लोगों के लिए। सेकंड वन है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर ब्रेन का। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस, फर्स्ट वन इज थैलेमस, सेकंड वन इज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज द ओनली कंटिन्यूटी बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, दो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है बॉडी के, एक है पूरा आपका नर्वस सिस्टम, सेकेंड है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शंस डेवलप होते हैं वो होते हैं थ्रू द हाइपोथैलेमस। ठीक है, द ओनली कंटिन्यूटी बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, ओनली कंटिन्यूटी बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों के बीच की इकलौती ये कंटिन्यूटी है। ठीक है, नंबर 2, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेटर भी है, तो इसको हम लोग मेंशन करेंगे दैट इट कंट्रोल्स टेम्परेचर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ या थ्रू थर्मो रिसेप्टर्स। ओके, थ्रू थर्मो रिसेप्टर्स। And the most important part, hypothalamus forms the continuity between the pituitary gland. तो hypothalamus regulates the hormone of pituitary. Pituitary body की master gland है, and pituitary की master या pituitary का master hypothalamus है. Okay, तो it regulates the hormones of, it regulates the hormones ऑफ पिट्यूटरी. ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हॉर्मोन्स के लिए स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस ही देता है. क्लियर? तो ये है पार्ट्स ऑफ फोरब्रेन, सेरिब्रम एंड डायंसेफेलॉन.